नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट इंडिया एग्ज़ाम चैनल पर टारगेट इंडिया एग्ज़ाम चैनल पर आज मैथ का पहला सेशन है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए इसमें जो कुछ कमियां होंगी उसे नज़रअंदाज करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें क्या कमियां हैं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो बनाते रहें। तो हम पहली संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या होता है, प्राकृत संख्या, जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? तो नेचुरल नंबर जिसे हम 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक कह सकते हैं, अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। दूसरे हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं को क्या कहा जाता है? होल नंबर। इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में भी आप नोट करते जाइएगा, इंग्लिश तो हम इसका बता ही रहे हैं। यदि हम इन नेचुरल नंबर अथवा प्राकृतिक संख्याओं में क्या मिला लें? जीरो मिला लें, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाएगा? यह कहला जाएगा होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं पूर्णांक, जिसे कहा जाता है, पूर्णांक क्या कहते हैं दोस्तों? तो पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर। तो ये संख्या कैसी होती हैं? तो हम इसमें इंटीजर में पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और कैसी होती हैं? धनात्मक भी होती हैं। मतलब इसमें किस प्रकार की संख्या आएंगी? इसमें धनात्मक एंड ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। अर्थात इसे किस प्रकार कह सकते हैं? जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर इसमें जीरो भी आएगा और इसके बाद कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं को कहा जाएगा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगली बात करते हैं चौथे नंबर पे, वही है कि धन पूर्णांक क्या कहलाते हैं। तो धन पूर्णांक मतलब क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक। और ये क्या होते हैं? तो वही आपके जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाता है? 5वें नंबर पे बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर क्या कहलाता है? ऋणात्मक की सभी संख्याएं अर्थात -1, -2, -3 से लेकर कहाँ तक की संख्याएं, माइनस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अगला होता है 6वें नंबर में बात करते हैं। तो 6वें नंबर में क्या होता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है? तो परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम जैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 2 के बटे में हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। यह एक कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है। -3 को भी हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में भी क्या रहता है? 1 रहता है। इसी प्रकार यदि हमारे पास 2/3, तो यह भी क्या है? एक प्रकार से परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, 0 भी क्या कहलाता है? 0 भी परिमेय संख्याएं के रूप में ही आता है। चलिए
आगे बात करते हैं हम 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे जो हमारी संख्याएं हैं वह क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहलाती हैं? तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में √3, जितने भी रूट की संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग को छोड़कर वे सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √3, अब √3 का जो मान होता है वो क्या होता है? √3 का मान होता है 1.732। ये डैश 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 और चलते जाता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहता है? अपरिमेय संख्या है। जैसे एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप बताना कि जो पाई है, पाई एक ऐसी संख्या है, तो पाई बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 तथा 3.14 पाई के लगभग बराबर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पाई कैसी संख्या है? तो पाई कैसी संख्या है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 8वें नंबर पे कैसी संख्या की। तो एक संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याओं को कहा जाता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे, ठीक है, उदाहरण के रूप में हम यदि लिखते हैं 2 + √3, ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? तो यह एक प्रकार से कैसी संख्या है? तो यह एक प्रकार से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पुनः रिवीजन करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हमने पढ़ा है? हमने पास पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? जिसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। दूसरा होता है होल नंबर, जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद हमने क्या पढ़ा है कि इंटीजर, जिसे कहा जाता है क्या? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या किस प्रकार से होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, अर्थात माइनस इनफाइनाइट से लेकर, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक होता है। दूसरा अगला होता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धन पूर्णांक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं जो -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होती हैं। रेशनल नंबर मतलब जिसे परमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर q बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर जिसे कहा जाता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हो, ऋण हो, ठीक है, संख्या कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट संख्याओं की ओर। तो नेक्स्ट संख्याएं क्या है हमारी? तो नेक्स्ट संख्याएं हमारी होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं दोस्तों ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे, फिर भी हम चलिए एक बार बता देते हैं कि जो सम संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से क्या हो जाए? 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित हो, ठीक है, 2 से क्या हो? विभाजित हो, तो संख्या कहलाती है। 2 से क्या हो? विभाजित हो, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनके अंत में क्या हो? 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ऐसे भी संख्या क्या किस में क्या आएंगी? सम संख्याएं में आएंगी। दूसरा इसी के समानार्थी क्या होता है? विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या के बारे में बात करें कि दो से ना विभाजित हो, ऐसी सभी संख्या कहलाएंगी विषम संख्या कहलाएंगी। उदाहरण के रूप में जैसे 1, 3, 5, 7, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। मतलब सीधा सीधा सा क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, चलिए अगली संख्या की ओर चलते हैं, जिसे कहा जाता है कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, मतलब जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जो एक तथा स्वयं के अलावा, ठीक है, मतलब किससे विभाजित होना चाहिए? एक तथा
एक तथा स्वयं से विभाजित हों। इसको आप हिंदी में अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के द्वारा ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ठीक है। तो एक तथा स्वयं से विभाजित हो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 क्या है? अभाज्य संख्या 9 नहीं है, क्योंकि 9 क्या होता है कि यह 3 से भी कट जाता है, ठीक है। जबकि नियम क्या कहता है कि एक तथा स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। इसलिए अगली जो विषम संख्या है 7 के बाद वो कौन सी है? 11, 11 के बाद कौन सी है? 13, 13 के बाद क्या है? 15 है, 15 भी नहीं है, 15 के बाद क्या है? 17, 17 के बाद कौन सी है? 19। इसी प्रकार चलती जाती हैं ये सभी जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। अगली जो संख्याएं हैं, तो अगली संख्याएं कौन सी मानी जाती हैं? अगली संख्याएं मानी जाती हैं कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। अगली संख्याएं कौन सी हैं? तो अगली संख्याएं कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो सके, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के रूप में 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 15 हो गया। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो था कि प्रमुख संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन संख्याएं पढ़े हैं? तो हमने पढ़ा है सम संख्याएं जो 2 से कट जाए वो कहलाती हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे अभाज्य संख्याएं। एक तथा स्वयं से विभाजित हों वह कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वह कहलाती हैं भाज्य संख्या। चलिए, इसके आगे पढ़ते हैं हम विभाजित का नियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं रूल। कुछ जो रूल है इसको रटना नहीं है दोस्तों, इसको सिर्फ हमें क्या है? समझना है। रूल किसका रूल पढ़ना है अब हमें? तो विभाजिता का नियम, या कहलाता है विभाजित का नियम। विभाजित के नियम के अंतर्गत हम चलते हैं, विभाजित नियम के अंतर्गत चलते हैं। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले जो पहली चीज़ है एक से विभाजित का नियम। तो एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं 2 का नियम। तो 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल कहता है वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी जिन संख्याओं के इकाई अंक पर, मतलब यदि कोई संख्या है इस प्रकार से, तो इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या कि 8 हो। ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं 2, 4, 8। आप इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पे इकाई अंक में क्या है? यहाँ पे इकाई अंक में 8, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई अंक में 8 है, मतलब यह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ पर हमें कि हमारे रिमाइंडर की अवस्था है, हर की अवस्था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया किसका? ये हो गया विभाजिता का नियम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रूल नंबर, ठीक है, किसका नियम? 3 का नियम। तो 3 का जो रूल है वो क्या कहता है? तो 3 का नियम कहता है कि हमारे पास जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो भी संख्याएं हैं उन संख्या के अंकों का योग, मतलब क्या होना चाहिए कि संख्या के अंकों का योग, ठीक है। संख्या के जो अंकों का योग होना चाहिए किससे घटना चाहिए? 3 से घटना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से घटेगा मतलब वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं वो 123, ठीक है। इसमें चेक करते हैं तो हमें इसमें जो भी संख्याएं हैं, मतलब एक संख्या है, उसके बाद 2 संख्या है, उसके बाद 3 संख्या है, इन सभी का हम योग निकालेंगे। तो इन सभी का योग कितना आएगा? 3, 4, 5 और 1, 6, ठीक है। तो यह एक छोटी संख्या बन गई है,
इस छोटी संख्या को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो यह संख्या, इसका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अर्थात जो संख्या है 123, अर्थात जो संख्या थी, कौन संख्या थी, 123 जो थी, यह संख्या किससे विभाजित है, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। और भी कोई आप बड़ी संख्या लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं रूल नंबर 14, मतलब 4 से विभाजित का नियम। तो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो भी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो संख्या के अंतिम के 2 अंक, संख्या के अंतिम के 2 अंक, ठीक है, किससे कट जाना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए। यदि संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के रूप में चेक करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं कि 1/8, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये और बढ़ा लो आप, इसको इस प्रकार से कर लो। अब देखिए दोस्तों, इसके हमें क्या करना है, इसमें हमें पूरे संख्या से भाग नहीं देना है, हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट के अंतिम के 2 अंक देखने हैं। तो अंतिम के 2 अंक इसमें क्या है, अंतिम के इस जो संख्या है 1484 से अंतिम के 2 अंक कितने हैं, अंतिम के 2 अंक है कौन से, 84, ठीक है। तो आप इसमें 84 में 4 का भाग दोगे तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें जो भागफल आएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तथा शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 0। अतः यह जो संख्या है यह 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 5 का रूल पढ़ते हैं आगे। तो 5 का वह नियम जो है बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि जो संख्या के अंत में क्या जाना चाहिए, 0 आए या कि क्या आए, 5 आए, ठीक है। यदि संख्या के अंत में 0 और 5 आता है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के रूप में 1201205, इस प्रकार से संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 5 तक का नियम पढ़ चुके थे। आप किसका नियम पढ़ते हैं, 6 का रूल, ठीक है। तो 6 का नियम बेहद ही आसान है। दोस्तों देखिए क्या होता है, 6 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 2 गुणते 3, ठीक है। मतलब 6 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या 6 से विभाजित होने के लिए आवश्यक क्या है कि वह संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और वह संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तभी वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं 1 2 6 6 क्या कर लें, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं संख्या। और भी आप बड़ी संख्या लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसको आप चेक करोगे तो इसमें आप देखोगे कि 1 2 6 जो संख्या है इसमें अंत में क्या है, अंत में है 6। मतलब यह जो संख्या ये 2 से तो पूरी तरह से कट ही जाएगी, क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं 3 से यह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, 3 के लिए क्या करेंगे कि 1 + 2 + 6 करके बटे में क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो आप देखोगे कि 6 2 8 और 1 9, तो 9/3 किससे कट रहा है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब इसमें जो शेषफल आएगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। मतलब जो 126 संख्या है, ठीक है, वह 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, अर्थात ये 6 से अवश्य कटेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम 7 का नियम। तो 7 का नियम थोड़ा सा अलग नियम है, ठीक है, इसको ध्यान रखने की विशेष जरूरत है। और यह एक क्या नियम है, इम्पोर्टेंट भी नियम है, ठीक है। तो 7 का नियम क्या कहता है कि एक कोई हमारे पास संख्या होगी, ठीक है, तो संख्या के इकाई के अंक को क्या करना है, इकाई के अंक को क्या करना है, दुगना करना है, ठीक है। जब हम इकाई के अंक को दुगना कर लेंगे तो जो बाकी बची हुई संख्या है, ठीक है, इकाई के अंक के दुगना करने के बाद, दुगना करने के बाद बाकी बची संख्या से क्या करना है, हमें घटाना है,
ठीक है, बाकी बची संख्या से घटाना है। इकाई के अंकों को दोगुना करने के बाद बाकी बची संख्या से घटाना है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम 343। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें आप चेक करिए कि कैसे रूल फॉलो हो रहा है। तो 343 का जो इकाई अंक है वो क्या है? इकाई अंक यहाँ पे क्या है? इकाई अंक है 3। ठीक है, अब इकाई के अंक का क्या करना है? इकाई के अंकों के दुगना। तो इकाई के अंक दुगना करने के बाद क्या है? 6 आए। ठीक है, अब देखिए इकाई के अंकों को दुगना करने के बाद हमारे पास संख्या क्या बचेगी? हमारे पास बचेगी 34। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या कहला गया? 3 कहला गया, और हमने 3 का क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, तो हमारे पास संख्या क्या है? 6 आएगी। अब हम 34 में क्या करें? 6 को क्या करें? माइनस कर दें। 34 को आप 34 में आप 6 घटाएंगे तो आपके पास संख्या क्या निकल के आएगी? 28 निकल के आएगी। ठीक है, 28 को आप देखेंगे कि यह 7 से क्या कट रहा है, तो 28 को देखेंगे, 28 7 चक्को 28, मतलब यह संख्या 7 से कट रही है। ठीक है, अर्थात जो 343 भी है यह भी पूरी तरह से 7 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं में क्या करना है? जैसे यहाँ पर 28 आया, यदि यहाँ पर 3 अंक या 4 अंक की संख्याएं आती हैं तो आप फिर से इकाई अंक को दोगुना करें और बाकी बची हुई संख्या वो हटा दें। यह प्रोसेस आप तब तक फॉलो करें जब तक कि आपकी संख्या छोटी ना हो जाए और आप 7 से उसे डिवाइड ना कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। तो नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहलाता है? 7 के बाद किसका नियम पढ़ते हैं? 8 का रूल। ठीक है, तो 8 का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो 8 का नियम कहता है जिस प्रकार हमने 4 का पढ़ा था सेम उसी प्रकार से कुछ है। मतलब जिस जो संख्या के अंत के 3 अंक। ठीक है, आपने उसमें क्या पढ़ा था? रूल नंबर 4 जो कि 4 का नियम था, उसमें आपने पढ़ा था कि संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि संख्या के अंत के 3 अंक किससे होने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। यदि संख्या के अंत के 3 अंक 8 से कट रहे हैं मतलब वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि 1 4 2 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या है संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है 8 से? तो आप लास्ट के कितना देखो? 428 को देखें। यदि आप इसमें 8 का भाग दें तो आप देखेंगे कि कितने बार में जाएगा? 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, यहाँ पे शेषफल कितने बचेगा? 2। संख्या क्या हो जाएगी? 28। तो 8 चक्को 32। ठीक है, 8 तियाँ 24। तो यहाँ पर 3 मतलब शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल बच रहा है कुछ 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यह संख्या हमारी 8 से नहीं कटेगी क्योंकि संख्या के अंतिम के 3 अंक नहीं कट रहे हैं 8 से, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर शेषफल अवश्य बचेगा इस संख्या को काटने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि तो कौन संख्या? तो देखिए यहाँ पे हम यदि संख्या को क्या ले लेते हैं, यदि हम संख्या को यहाँ पे ले लेते हैं कि 1 4 3 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे जो अंतिम के 3 अंक वो क्या है? वह है 432। यदि हम 432 में 8 का भाग दें तो हमारे पास क्या भाग आएगा? 8 पंचे 40, 8 चक्को 32। ये 54 क्या आ गया? ये 54 हमारा है भागफल। यदि हम शेषफल की बात करेंगे, शेषफल क्या होगा यहाँ पर? 0। अर्थात 8 के नियम में क्या संख्या होती होनी चाहिए कि संख्या के जो भी अंतिम के 3 अंक हैं वह यदि वह 8 से कट रहे हैं तो बाकी बची हुई संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, और 4 के नियम में क्या होता था कि संख्या के अंतिम के 2 अंक कटने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 9 के नियम में। तो 9 का नियम भी कुछ 3 के समान ही है। जिस प्रकार की 8 का नियम 4 के समान था
उसी प्रकार 9 का नियम 3 का नियम था। और 3 के नियम में हमने क्या पढ़ा है? 3 के नियम में हमने पढ़ा है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों को किससे करना चाहिए? 3 वाले में 3 से करना चाहिए, इसमें 9 से करना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम ले रहे हैं ठीक है, जैसे ये कोई एक संख्या है, अब आप इसको चेक करो कि ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। ठीक है, योग क्या निकल के आएगा? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18। तो आप यहाँ देखेंगे कि संख्या के जो अंकों के योग 18 निकल के आया। 18 क्या 9 से कट रहा है, तो आप देखेंगे कि 18 9 से बहुत ही आसानी से कट रहा है। शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है? शेषफल यहाँ पे आ रहा है 0। मतलब यह जब 18 इससे कट रहा है, ठीक है, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब 32,139, यह भी 9 से आसानी से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें भी शेषफल क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो यह था किसका नियम? 9 का नियम। ठीक है, अब 10 का नियम तो आप वैसे ही जानते हैं कि 10 के नियम में क्या होगा। तो 10 के नियम में क्या आना चाहिए? अंतिम के 10 के नियम में क्या आना चाहिए? 10 के नियम में यदि आप 0 0 आ रहा है, मतलब 10 का रूल तो वैसे ही बहुत सिंपल है कि यदि 10 के नियम में यदि अंत में क्या है? अंत में 0 डबल 0 ट्रिपल 0 आएगा, तो ये संख्या कैसे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नियम की ओर, जो क्या कहलाता है? जो कहलाता है 11 का नियम। और यह नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 11 का नियम। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 के नियम में क्या कहता है? इसमें दो प्रकार से मेन इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं, परंतु 11 का नियम कहता क्या है? यह कहता है कि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग। मतलब क्या कह रहा है कि सम स्थान पर स्थित अंकों का ये यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट करिए, समस्या हो गई है। चलिए, तो सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आए। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर क्या है? 0 आए अथवा 11 आए, तो ऐसी संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी? ऐसी संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए इसमें चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं इसमें एक प्रकार से उदाहरण लेते हैं 7 3 8 9 6 9। ठीक है, इसमें आप चेक करिए क्या यह 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमें पहले नियम में क्या कहता है कि नियम कहता है कि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग। सम स्थान क्या कहलाता है? जैसे यह किस स्थान पे है? यह है पहले स्थान पे। ठीक है, यह किस स्थान पे? यह है दूसरे स्थान पे। यह किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। यह किस स्थान पे है?
चौथे स्थान पे, या किसी स्थान पे 5वें स्थान पे, या किसी स्थान पे ये है 6वें स्थान पे। तो सम स्थान क्या कहलाएगा? यदि हम बात करते हैं कि सम स्थान पर स्थित अंकों के योग, तो सम क्या कहलाता है? सम कहलाएगा 2, 4, 6। ठीक है, मतलब इनको नहीं जोड़ना है, इन पर जो संख्या स्थित है, तो 2 पर कौन सी संख्या स्थित है? 3, 4 पे कौन सी है? 9, और 6 पे कौन सी है? 9। मतलब हमें क्या क्या जोड़ना है? हमें जोड़ना है 3 प्लस 9 प्लस 9, कितना आएगा? तो सम स्थान पर जो स्थित अंकों का योग आएगा वो कितना आएगा? 3 प्लस 9 प्लस 9 बराबर 9 दूनी 18, 19, 20, 21। ठीक है, अब यदि हमारे जो विषम स्थान पर स्थित अंक है उनके योग की बात करेंगे, मतलब किसकी बात करेंगे? जो विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? जो प्रथम स्थान पे है, एक स्थान पे है, तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पे है। मतलब कौन कौन संख्या स्थापित है? तो इसमें है 7, 8 और 6। 7 प्लस 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 8, 6, 14 और 14, 7 कितना? 21। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें कि जो नियम कहता था कि सम स्थान पर जो स्थित अंक है उनका योग कितना है? 21 माइनस विषम स्थान पर जो स्थित अंक है उनका योग का अंतर। ठीक है, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या 0 आ रहा है यहाँ पे? तो 21 माइनस 21 कितना हुआ? 0 आ रहा है। मतलब ये जो संख्या थी, संख्या क्या थी हमारे पास? 7, 3, 8, 9, 6, 9। ठीक है, ये जो संख्या थी इसमें जो, ठीक है, नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो किस अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? 11 से पूरी तरह विभाजित है। एक और सिंपल नियम कहते हैं, सिंपल नियम क्या कहता है? आप एक को छोड़कर एक जोड़ते जाओ, जैसे 7 प्लस 8, ठीक है, फिर 9 को छोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 9 को छोड़ोगे तो फिर क्या बचेगा? तो इसका जो योग आया कितना आएगा? 7, 8, 8 से 14 और ये कितना? 21 आया। इसी प्रकार नीचे तरफ जिनको छोड़े उनको जोड़ते जाओ, तो 3 प्लस 9 प्लस 9, इनका भी योग कितना आया? 21 आया। आप दोनों से क्या करो? दोनों को आपस में क्या कर दो? जो भी जोड़े उनको माइनस कर दो। तो माइनस करने पे क्या आएगा? 0 आएगा, या 11 का कुछ गुणा जाएगा। यदि 11 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या 11 से भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कुछ अपने क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, चलो। तो दोस्तों क्वेश्चन सेशन हम कल रखेंगे, इसमें अभी कुछ इकाई का अंक और, ठीक है, कुछ बाकी हैं। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में, देखिए एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, जिसमें पूरी संख्याओं के बारे में जानकारी ली। ठीक है, उसके बाद हमने विभाजित का नियम पढ़ा। विभाजित का नियम में 2, 3, 4, 5, ठीक है, 3 और 9 का सेम है, 4 और 8 का कुछ इसी प्रकार से सेम है। ठीक है, उसके बाद 7 का नियम थोड़ा सा कठिन है, आप ध्यान से रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हमने 11 का नियम पढ़ा। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको विशेषकर दर्जा दीजिएगा, विशेषकर इसको आप पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम अपने सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।